नमस्कार भाई, आप सभी को। तो आज 2018 का पेपर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 2018 का पेपर हम लोग आज करने वाले हैं। 17 तक के सारे पेपर हो गए अभी तक के। उम्मीद करता हूँ एक एक बार रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा डिले हो गया था पेपर वगैरह की वजह से। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है यार, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उस चक्कर में लेट हो रहा हूँ। उसके लिए माफी चाहूंगा। बट आज अपन इस 18 वाले पेपर के जितने क्वेश्चन होते हैं उतने कर लेते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूंगा मैं अभी। ठीक है, तो चलो आज सीधा क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए। तो सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो स्वतंत्र पार्टी था। तो देखिए, अ, इस तरह के क्वेश्चन में आप वर्ड पे जाओ, जैसे ये कह रहा है कि सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, द सिंगल लार्जेस्ट। यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ क्या करती है, खेलने की कोशिश करती है। वो आपको फैक्ट देने की कोशिश करेगी। वो आपको जानबूझ करके पहले स्टेटमेंट ऐसे देगी जैसे आपको, आप श्योर हो जाओ। आपको कहेगी कि आप इसको पढ़ते क्या करो, इसको सही कर दो। ठीक है, आपको लगेगा भी यार पहली लोकसभा है, विपक्ष में पहला बड़ा जो राजनीतिक दल है वो स्वतंत्र पार्टी था। तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत जाते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट गलत है भी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो उस समय 2 नंबर पे थी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 1 नंबर पे थी। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय, मतलब पहले आम चुनाव में 364 सीटें इनको हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को। कितने में से? 489 में से। ठीक है। तो और जो इसके बाद में सीपीआई जो है उसको सिर्फ 16 सीटें मिली थी, दूसरे नंबर पे ये थी। ठीक है। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और यूपीएससी का एग्जामिनर आपको जानबूझकर कैसे स्टेटमेंट देगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो सही होना चाहिए, बट वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रिक में आप उसके फंस जाओगे और फिर आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। जब आपका पहले ही जैसे स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपका एक और डी, ए और डी जो है वो गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद में देखिए, मान लीजिए आपको दूसरा स्टेटमेंट नहीं पता है आपको, बट आप तीसरे को देखिए कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य हैं तो नेता को तभी उसके नेता को जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता जो है न हो। तो मतलब कोई भी ऐसा दल है जिसके कम से कम 75 सदस्य नहीं है अगर लोकसभा में, तो उनको क्या हुआ कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी मान्यता उनको नहीं मिलेगी। कैन नोट की, अगर कैन नोट की यहाँ पे ये बात कर रहा है। ठीक है, और मैंने बताया कि कैन नोट जनरली यूपीएससी में गलत ही होता है। ठीक है, और देखो अब कांग्रेस के पास क्या 75 सदस्य हैं, 75 सदस्य हैं, बट कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा दल है ना। उनके पास तो नहीं है, 40-45 के आसपास वो वहीं झूल रहे हैं। दो योजनाएं हो गई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग यूज करेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा, आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो नेता प्रतिपक्ष है यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ना तो ये संविधान में मेंशन है, ठीक है, और ना ही ये डिफाइन है। ठीक है, संविधान में नेता प्रतिपक्ष शब्द जो है वो तो ना मेंशन किया गया है, ना ही उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इसको ध्यान रखोगे। ओके, अब आ जाओ थोड़ा आगे की तरफ में। कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से जो पर्ण है वो रूपांतरित करता है। अब देखिए, इतने सारे पौधे मिलेंगे मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल ये क्षेत्र जो है वो ऐसा तो होगा नहीं कि छोटा छोटा सा होगा एरिया। वाइल्ड बड़ा सारा एरिया होगा ना। और सब पौधे अपने अपने हिसाब से एडेप्टेशन करते हैं, अपने अपने हिसाब से उनकी बॉडी में चेंजेस आते रहेंगे, वो जो प्रॉपर एक पौधा जो होगा। तो इतने बड़े वाइड एरिया में इतना ह्यूज डेजर्ट होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि एक छोटा सा चेंज भी इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा। और क्योंकि कठोर और मोमी प्रण होते ही जैसे नागफनी हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, वो पानी की कमी को रोकने के लिए कि पानी उसकी बॉडी पौधे से बाहर ना निकले, इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पे कठोर और मोमी प्रण बन जाती है। इसके अलावा छोटी पत्तियां बनेंगी, जितनी छोटी पत्तियां होंगी प्रकाश का संश्लेषण उतना ही कम होगा, पानी उतना ही ज्यादा मतलब यूज में कम आएगा। ठीक है, और फिर पत्तियों की जगह कांटे। तो छोटी पत्तियां यानी कि साइज में छोटी पत्तियां, और पत्ती या फिर छोटी कर ली या फिर की पत्ती रखो मत, उनको कांटों में चेंज कर दो, तो वो कांटे बन गए, ताकि प्रकाश संश्लेषण है वो कम मात्रा में हो, धीमी मात्रा में हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और इस तरह के स्टेटमेंट जनरली अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच के देखो कि इतना बड़ा मरुस्थल है, या कोई एक जगह पे अगर ऐसा हो भी गया कि इस तरह का कोई पौधा इस चीज अडेप्ट कर रहा है, तो स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा। अगर एग्जामिनर कहेगा नहीं कि स्पेसिफिक कर रहा हूँ 2 और 3 ही सही होंगे, नहीं भाई, सारे ही सही होंगे इस तरह के स्टेटमेंट में। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे वाला क्या है, 1 मिनट भाई। ये कह रहा है कि एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषि कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखो, राजस्थान डेवलप्ड स्टेट तो नहीं है,
और दूसरी तरफ क्या है कि राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं राज्य है। तो एक तो सबसे बड़ा राज्य हो गया, लार्जेस्ट स्टेट हो गया। इसके अलावा ये डेवलप्ड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामीण लोगों की या ग्रामीण क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, एरिया है, वो ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। वही स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से भी इस तरह से इसको सही कर सकते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा मामला फंसता है। दूसरे में कह रहा है कि देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। पर्टिकुलर इन्होंने फैक्ट दे दिया। और वाई ओबीसी, जब एस सी एस टी इतना ज्यादा है, जनरल भी है उसमें, बाकी अदर कैटेगरी भी है ना, तो 60% से अधिक तो मामला यहाँ पे फंसेगा नहीं ना। 50 होता, 40 होता तब भी एक बार मान लेते, से थोड़ा अधिक। ये कहता है कि लगभग 60%, या वहां मामला फंसता हमारा। ठीक है, ये स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तो स्पेसिफिक तो होगा नहीं, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने फैक्ट देने की कोशिश की है, और जो कि गलत है। फिर कह रहा है कि केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय जो गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की। यानी नहीं कि केरल में 60% से अधिक लोगों ने ये कहा है कि उनकी जो आय है वो कृषि से नहीं हुई है। बाकी दूसरे जो रेमिड जो टेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उनसे हुई, और बहुत सही भी बात है वो। केरला वैसे ही एक डेवलप्ड स्टेट है पूरे इंडिया का। वहां पे सर्विस सेक्टर को, इंडस्ट्री को ज्यादा आगे रखा जाता है बजाय कृषि के। तो ये वाला स्टेटमेंट इस हिसाब से फाइन लग रहा है कि नहीं, ओके। क्योंकि केरला में अंदर क्या होता है कि रेमिटेंस जो है वो ज्यादा होते हैं, जबकि एग्रो जो है, एग्रो फील्ड में ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपका 3 नंबर भी सही हो जाएगा। तो जहां आपका 1 और 3 दिखे वहां पे आप इसको सही कर दो, ये वाला स्टेटमेंट। और 2 हम पहले ही गलत कर चुके हैं फैक्ट के नाम पे। 1 नंबर आपका वैसे ही सही है। और वैसे भी आप कर सकते हो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से, तो दो ए और बी तो वैसे ही गलत हो जाए, क्योंकि उसमें 1 नंबर हमारा सही नहीं है ना। अब आ जाओ आगे। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार से सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भिन्न है। तो देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। कैसे सिंपल है, इसको देखो। यूपीएससी क्या करेगा, मैंने फिर बोला यूपीएससी आगे पीछे कर देगा मामले को। ठीक है, कैसे करेगा कि इंटरचेंज कर देगा। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करे, एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सीपीसीबी जो है उसका गठन सरकार के कार्यपालक आदेश के द्वारा किया गया। क्या किया गया है कि सीपीसीबी को, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको एक्ट के थ्रू लाया गया है, वाटर एक्ट, उसके थ्रू इसको लाया गया है। सीधा ही ऐसे ही प्रधानमंत्री ने 4 मंत्रियों के साथ मिलकर के साइन कर दिया, वैसे नहीं आया। वैसे नहीं आया है ये। ठीक है, प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ इसको लाया गया है। ठीक है, और जबकि एनजीटी है वो एक्ट से आया। एनजीटी तो एक एक्ट से आया ही है। कब आया था वो एक्ट, 2010 में। तो एनजीटी एक एक्ट से आया, जबकि सीपीसीबी भी एक एक्ट से आया। वाटर एक्ट जो है हमारा, उसके थ्रू सीपीसीबी को लाया गया है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसे ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखिए, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल करवाता है। ये दिल्ली में जब भी पोल्यूशन वगैरह होता था, एनजीटी कदम उठाती है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है कि भाई सही बात है। ट्रिब्यूनल्स इसलिए ही बनाए जाते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर क्या है कि दबाव कम हो। जबकि सीपीसीबी जो है यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झरना और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता सुधार लाने के लिए। ऑब्वियस ये बात है, प्रदूषण जो है वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया का तो नहीं, मृदा का हो सकता है, वायु का हो सकता है, पानी का हो सकता है। वही इसने वायु की भी बात कर दी, पानी की भी बात कर दी, बड़े डायमेंशन की बात कर दी। और दूसरी बात क्या कि देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रिब्यूनल है। ऑब्वियसली बात है, ट्रिब्यूनल पर्यावरणीय न्याय तो ही करेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट, ये वाला लाइन तो वैसे ही सही हो गई। और दूसरी लाइन हमारा वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो वैसे सही हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, इसका बी चला जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी में अगर बात करूं तो राजस्थान इज द हाईएस्ट परसेंटेज इस वाले एनएसएसओ वाले में। तो ऑब्वियसली बात है, राजस्थान सबसे बड़ा है और इतना डेवलप्ड नहीं है, तो कृषि पे ज्यादा निर्भरता है। पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट देकर के, और फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर वर्ग की बात करती, जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है। और उसके बाद में केरला है, तो कह रहे हैं, केरला के लोग कह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर से इतना पैसा नहीं मिला है, बाकी सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्री से, इन सबसे मिला है। तो बहुत सही बात भी, केरला इतना डिपेंडेंट नहीं है कृषि के ऊपर, छोटा सा वैसे स्टेट भी है। तो उस हिसाब से आ, यहाँ पर क्या है कि उसकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी नहीं, रेमिटेंसेस जो है उस पर उसकी डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है। ओके, इसके बाद में थोड़ा आगे आ जाओ। और एनजीटी वाला भी यहाँ पे मामला वही है, वो भी कोई ट्रिब्यूनल है, ऑब्वियस सी बात है, वो जस्टिस तो करेगा ही ना। ट्रिब्यूनल बनते इसलिए कि वो आपको न्याय दे सके।
ठीक है। और फिर यहाँ पे रिड्यूस की बात कर रहा है जो हमेशा पॉजिटिव साउंड करता है, ठीक है। वाटर वाल, सॉरी, स्ट्रीम्स एंड वेल्स, एम एम जो होते हैं वो जनरली पॉजिटिव जाते हैं, साउंड करते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑल सही हो गए थे कि मरुस्थल में क्या क्या लीफ मॉडिफिकेशन करता है, तो वो हार्ड और वैक्सी लीव हो जाती हैं, टिनी लीव्स हो जाती है, थ्रोन इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो कांटे में बदल जाएंगी पत्तियां। इसके बाद में देखिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, या एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए क्या है मामला। फिर भाई स्वामी वो केशवानंद भारती कहाँ गया? ठीक है, केशवानंद भारती वाद कहाँ पे चला गया? ठीक है। और फिर इसको अंग्रेजी में पढ़ के देखो, अंग्रेजी में क्या मामला फंस रहा है कि पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन पहले प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, संसद तो कोई भी काम करेगी ना इंडिया का, कोई भी संसद ही करेगी ना ये शेड्यूल। देखो शेड्यूल की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, और सारा मामला कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ही करेगी। वैसे ही सही हो जाएगा हमारा। दूसरा कह रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट, मैंने बोला था कि ये गलत जाता है जनरली, बी एग्जामिन्ड बाय एनी। फिर इन्होंने क्या किया है कि एक्सट्रीम बना दिया, और फिर कह रहा है कि एंड नो, एंड नोट, बट नोट, एंड नोट, बट नोट वाली बात है, तो यहाँ पे फिर मामला गलत हो रहा है। मामला यहीं पे भी रोक सकता था एग्जामिनर, बट इन्होंने जानबूझ करके इसको बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पे एंड नो बोल करके कैन के माध्यम से आपको ये श्योरिटी करवाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि नहीं तुम इसको सही करो, बट नहीं होगा भाई सही, मैं क्यों करूँ इसको सही, है ना? बट ये सही नहीं होगा यहाँ पे। केशवानंद भारतीयवाद में इस तरह का मामला फंसा था, और उसमें ये कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में जो डाला गया किसी भी कानून में उसकी वैधता का परीक्षण है वो न्यायालय कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि कभी कभी समाचारों में आने वाला जो पद है व्यापारी छूट दर, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात हो रही है, तो देखिए यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह बैंकों द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की क्रय हेतु वित्तीय लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। तो यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड की बात कर रहा है, डेबिट कार्ड की बात कर रहा है, राशि की बात कर रहा है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर किया जाने वाला शुल्क है। ठीक है। यहाँ पे डेबिट कार्ड के से भुगतान लेने पर, अगर वो डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट लेंगे, तो उस पे क्या होगा कि ये शुल्क है, एक तरीके का एक चार्ज है। ठीक है। क्या है ये? एक चार्ज है। और फिर इसके बाद में क्या है कि यह पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन है। ठीक है। देखो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इसमें कहीं भी बैंक की बात हो रही है? नहीं, कहीं भी बैंक की बात नहीं हो रही है। जबकि ऊपर वालों में क्या है कि बार बार बैंक वर्ड आ रहा है, तो मामला फिर कुछ यहीं फंसने वाली बात है ना? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, प्रॉपर एक वर्डिंग यूज होती है इसमें। ठीक है। बट आप इसको इजीली कर सकते हो। ये क्या होता है इसमें कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो क्या होता है कि बैंकों द्वारा कोई व्यापारी जब अपने ग्राहकों से पैसा लेता है ना डेबिट कार्ड के भुगतान से, तो उस पे लगने वाला चार्ज है। ठीक है। ये उस पे लगने वाला क्या है? एक चार्ज है, ना कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने वाला प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन वगैरह नहीं है। देखो क्या होता है कि दर वगैरह जब इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं ना, जहाँ पे दर जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो यहाँ पे प्रोत्साहन वगैरह नहीं होता, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये कोई फायदा नफे नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई चीज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है। प्रोत्साहन, किसी को आगे बढ़ाना, ये सब वो सब यहाँ पे नहीं होता। दर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इसको बढ़ाने पे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, कम करने पे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये प्रोत्साहन और सब भविष्य वाली बातें नहीं होंगी। ठीक है। तो ये वाला मामला यहाँ पे गलत होगा। और सेवाओं की क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि, आपने देखा है कभी वापस कोई ऐसी राशि वाची आती है कि आपने डेबिट कार्ड हमारा यूज किया हम आपको पैसा देंगे? नहीं ना। ये स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाओ। देखिए क्या है कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? इससे इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल प्रौद्योगिकी तक पहुंच जाएगी। सही बात है। वही जो नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह है, आप उसके मेंबर बन जाओगे तो आपके पास सबसे शानदार, सबसे नवीन कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी होगी ना। और क्या कह रहा है कि यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि एनपीटी का जो सदस्य है वो बन जाता है। ठीक है। तो अब सीन क्या है कि अ, भारत जो है ना, भारत जो है उसने अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किया है।
ठीक है, अभी तक इसने क्या किया, एनपीटी पे साइन नहीं किया। इसीलिए क्या है कि भारत अभी तक क्या है कि एनएसजी का जो है वो सदस्य नहीं बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड कह रहा है ना, स्वयमेव, ऑटोमेटिकली, ये नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, इसमें केवल ए सही है। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली सदस्य नहीं, प्रोसेस को फॉलो करो भाई, उसके बाद आप इसके सदस्य बनोगे। ओके, अब आ जाओ थोड़े आगे। सीन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रवासी स्तवों द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6 समकरण कर लगाया गया है, और इसके निर्णय के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो बजट में था ये उस समय, 2018 में। तो क्या है कि यह इनकम टैक्स एक्ट के भाग के रूप में लागू हो जाएगा। आप ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% का समकरण कर लगा रहे हो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन टैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इक्वलाइजेशन टैक्स। ठीक है, आप ऐसा कोई टैक्स लगा रहे हो, एक मिनट, ये बहुत मोटी हो गई है। हाँ सॉरी। तो क्या है कि आप ऐसा कोई टैक्स लगा रहे हो ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर, भारत द्वारा क्या है कि इक्विलाइजेशन के लिए 6% का टैक्स लग रहा है। उसका इनकम टैक्स से भाई क्या लेना देना यार। इनकम टैक्स एक सिंपल सा होगा कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको कुछ इनकम टैक्स देना है, आपकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से। बाकी दुनिया भर की जो नौटंकी चल रही है कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से गलत हो जाता है, यानी कि एक और दो दोनों तो सही नहीं होंगे। इसके बाद में क्या है कि भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी स्तव अपने गृह देशों में दोहरे कराधान से बचाव है समझौते हेतु इसके अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में देखो, क्या है अंग्रेजी में, कि जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज जो है दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट, अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ वाला मामला है, क्योंकि सीधा बजट में पूछा गया था ये वाला। बजट में था, मतलब मेंशन था ये, ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर जो 6% का कर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज है ना, उन पर ये वाला मामला नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो गलत है, कि इस तरह की बातें, ये वाला जो, भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि भारत में कोई बाहरी आदमी विज्ञापन सेवाएं देने जो विज्ञापन सेवाएं दे रहा है, तो भारत में तो टैक्स लगेगा। अब वो कहेंगे कि हम भारत में टैक्स दे रहे हैं, आप और हम आपके देश के, लाइक, एक कंट्री हो गई ए, एक कंट्री हो गई बी। ए कंट्री का कोई बंदा जो भारत में आकर के क्या करता है कि कोई अपनी विज्ञापन सेवाएं दे रहा है, और भारत इनसे 6% का टैक्स ले रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी ये बोलेगी देखो हम भारत में 6% का टैक्स दे करके आए हैं, और आप हम तो आप ही के देश की कंपनी है, आप हमसे टैक्स मत लो। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ कि इससे फायदा तो टैक्स आप भारत के दे रहे हो, भारत को फायदा होगा ना, हमें क्या फायदा होगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो यहाँ भी इनको टैक्स लेगा, दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत ये वाला मामला नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे आपका, जो केवल डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कि ना तो एक सही है ना दो सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था। आप पहला स्टेटमेंट आप इसमें इजीली कर सकते हो एलिमिनेट, दूसरा वाला थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा इसको, अगर बिल्कुल ए और बी के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आगे। फिर इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या है, देखते हैं कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो 60% रखा जाए। ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार के लिए 40%, राज्य सरकारों के लिए यह है 20% तक रखा जाए। तो ठीक है, ये बहुत बेसिक सा वो स्टेटमेंट है, और आपने बार बार इसको पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे ये नहीं जाना कि मैं फैक्ट के पीछे भाग रहा हूँ। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो वाकई में सही होते ही होते हैं। ठीक है, अब अगर लोकसभा, सॉरी, संसद में लोकसभा की बात हो रही है, 545 सदस्यों की बात हो रही है, तो एक ये ऐसा फैक्ट है ना जो सही है तो सही है। कार्यकाल की बात आए और बोलूं कि राष्ट्रपति वाला 5 साल ही होता है, तो वो सही है तो सही है, क्योंकि ये रियल फैक्ट है, वैसा ये फैक्ट है। ठीक है, तो तब एफआरबीएम समीक्षा समिति है, उन्होंने सिफारिश की थी कि 2023 तक क्या होगा कि ऋण जीडीपी जो अनुपात है 60% तक रखो, इसमें केंद्र के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% हो। ठीक है, तो ये जी स्टेटमेंट था ये। ठीक है, तो इसमें एक सही है, मतलब दो और तीन वाला ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकारों के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयता है। वो भी इससे बात में ये कह रहा है कि स्टेट का कितना होना चाहिए, 49%, और सेंटर का कितना होना चाहिए, 21%। भाई ओबीएस सी बात है ना, सेंटर का हमेशा ज्यादा होगा और स्टेट का हमेशा कम होगा।
तो सेंटर का 49% होना चाहिए और केंद्र सरकार का 21% यहाँ पे देयता होनी चाहिए जीडीपी की, ठीक है। तो ये वाला इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज किया आपस में, क्या किया, इंटरचेंज किया यूपीएससी ने, ठीक है। जैसे दो आप गलत करोगे ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, एक और तीन बचे हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो बहुत ओबियस सा सवाल है ना। और फिर 293 क्या कहता है, ये तो कहता है, ये तो कहता है ना। अब देखिए फिर सीन क्या है ना कि लाइक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत एक्सट्रीम बना, वो वाला मामला फंसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा तो देखते हैं इसको गलत कर देंगे। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी वर्ड भी अपन जनरली गलत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको ये एक्सट्रीम लगता है। तो पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर राइजिंग एनी, और इफ, जब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है फिर यहाँ पे एनी आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसे तो एग्जामिनर बना नहीं रहा है, सही करने के लिए ही बना रहा है। फिर हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ मामला ठीक है। और भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पहले से लोन ले चुका है, आपको फिर से लोन लेना है तो आप फिर सहमति तो आपको केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें ये सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेल की मात्रा घरेलू खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, ठीक है। अब इन्होंने कितनी अधिक रही है, कितनी कम रही है, कितनी ज्यादा, ये सब को इन्होंने कहा कि बस अधिक रही है, तो ठीक है, रही होगी, इसको होल्ड कर लो। और सरकार विशेष स्थिति के तौर पर आयातित खाद्य तेलों पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती भाई? एक तरफ आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी आप इसको खरीद रहे हो, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हो आपको इसको, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि टैक्स नहीं लगाएंगे हम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गए, है ना। सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी तरह का सीमा शुल्क नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्यों नहीं लगेगा? फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये नहीं कहा है कि कम है कि ज्यादा है, बट ठीक है, जो खाद्य तेलों की मात्रा जो है खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, तो ठीक है, लगातार भारत सरकार है आयात कर ही रही है, आयात लगातार कर ही रही है भारत सरकार, ठीक है। भारत में चावल इतना होता है फिर भी भारत चावल आयात करता है। चाइना है इतना चाइना में चावल होता है, बट फिर भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से वो चावल लेता है, ठीक है। तो ये मामला चलता रहता है इसमें, केवल ए आपका सही हो जाएगा। उन्होंने मेरी इमेजिनिंग गैरिबोल्डी शिवाजी और श्री कृष्णा की जीवनी लिखी, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो कौन थे जीवनी? एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन किया गया इस सवाल को यार, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे इसमें, ठीक है। आधार कार्ड का जो प्रयोग है नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता भाई साहब, नहीं किया जा सकता। वंस इश्यूड, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसको निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? ये बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। फिर कैन नॉट की भी बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा इसमें। कर सकता है भाई, अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो कुछ भी कर सकती है ना। यूआईडीएआई, यूआईडीए अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समथिंग समथिंग जो भी नाम है। तो अथॉरिटी है तो वो ऑब्वियस सी बात है यार, वो आपको नंबर जारी कर रही है तो वो हटा भी तो सकती है ना किसी विशेष परिस्थितियों में। और आधार जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो कभी भी मत माना ये कि नागरिकता का प्रमाण है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानवीय क्रियाकलापों के कारण कौन सा इसमें से सागर या कोई झील है जो बहुत संकुचित हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अराल सागर जो है ना वो संकुचित हो गया था उस समय, 2018 की बात है, तो उस समय का क्वेश्चन है। और अराल सागर का मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अराल सागर जो है उसमें दो देशों की सीमा लगते हैं, एक है यू और एक है के, यानी यू के, आप यूके से याद रखोगे, यूराल सागर, यू के यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, दो देश है यहाँ पे। ब्लैक सी, अब आपको ट्रिक यूपीएससी विद्यार्थी चैनल पर डाली गई है ब्लैक सी की, कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है। तो ब्लैक सी का आपका यहाँ पे आज क्या है, ये होमवर्क आपका, आप सर्च करके बताओगे कि किन किन देशों की सीमाएं काला सागर से लगती है। और बेकाल झील कहाँ, किस राज्य, किस देश में स्थित है, आप ये बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ए सही हो जाएगा। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? मैंने फिर कहा था पिछली बार, देखो एक बहुत ही जिसमें यूवन वुमन करके ऑप्शन गया था 2016-17 की बात है, एक क्वेश्चन के अंतर्गत। यूपीएससी हर साल ऐसा कोई एक टर्म लेकर के आती है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा अपने आप में। जब भी आप इस तरह के मामले में फंसो, नया वाला मामला देखो, देखो एमनेस्टी इंडिया है वो तो भ्रष्टाचार का है,
तो आप गलत ही कर दो इसको, ठीक है। अब विधि का नियम सूचकांक आप थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ जा सकते हो, लेकिन ह्यूमन राइट वाला मामला भी नहीं होगा, यानी कि मामला फंसेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या विश्व न्याय परियोजना। परियोजना, विश्व न्याय परियोजना जुडिशरी कुछ क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड कोई ऐसा जस्टिस प्रोजेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है ना कि इस परियोजना है वो कुछ इंडेक्स निकालेंगे, इसके बाद में वहां पे तय होगा कि ये वाला मामला यहाँ ये है, ये वाला मामला ये है। और वेल नोन है ये ऑप्शन हमारे पास, डी जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से वेल नोन नहीं है, ठीक है। तो ये जानबूझ करके बनाया गया ये आंसर है, तो हमें नहीं भी आ रहा तो हमें इस तरह के ऑप्शन में जब हमारे लिए जो ऊपर वाला जो वर्ड है, यही अगर भ्रष्टाचार जैसा कुछ लिखा हो तो हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल मार देते। ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो हम शायद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय मार देते। पर विधि का नियम सूचकांक अपने आप में एक हमारे लिए नया वर्ड है, और नया ही ऐसा कोई इसके लिए अथॉरिटी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो वर्ल्ड जस्टिस परियोजना है, ये क्या करती है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो रिलीज करती है। इसके बाद में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एटीएम को जोड़ता है, सभी एटीएम को जोड़ता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो क्या करती है, भारत के सभी एटीएम को आपस में जोड़। एनपीसीआई तो है यार, सब कुछ जो है यूपीआई वगैरह जो निकालती है वो का जो ऑथराइज करती है, कंट्रोल करती है, एनपीसीआई तो है सब। फिर देखिए आगे वाला क्या क्वेश्चन है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात सी ए आर वह राशि है जिसमें बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके, ठीक है। अंग्रेजी में इसको पढ़ो, क्या कह रहा है कि जो सी ए आर जो है इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओवन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनक्योर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज। अगर अकाउंट होल्डर जो किसी किसी वजह से पैसा नहीं दे पाता है तो उस समय में बैंक का सिस्टम चलता रहे पूरी तरह से, तो उसको रोकने के लिए सीएआर जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की डेफिनेशन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है, सही भी है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सीएआर का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, नहीं। अब जितनी भी दरें जो होती है ना, ये जो दरें होती हैं, इनका निर्धारण इनका माई बाप करता है, उनका माई बाप एक ही है, कौन, आरबीआई, ठीक है। सारे काम आरबीआई करेगा, सी ए आर, आर आर, ट्रिपल आर, इसके अलावा एम सी एल आर, ठीक है, एस एल आर, ठीक है, ये सारे काम कौन, दरों को निर्धारित करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो यहाँ पे केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई उपलब्ध करवाता है, इसका भी अभिप्राय क्या है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इसलिए तो ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात की गई है, एपीआई की। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और आइरिस का यूज होता है क्या, प्रमाणीकरण के लिए, तो आइरिस का यूज होता ही है। तो यहाँ पे एक और दो आपके दोनों सही हो जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, उस समय आधार चर्चा में भी था उस समय प्राइवेसी को लेकर के, तो उसके कारण ही पूछे गए। तो अक्सर यूपीएससी क्या करती है कि जो जो चर्चा में रहता है उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए बिल्कुल हाल में वही चर्चा में रहा, खबरों में रहा, निम्नलिखित में से कौन किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल और कुपोषण के चलते या तो प्रभावित हुए या किसी भूखमरी के कारण वो मारे गए। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, याद रखो 2018 में अगर इस तरह की कोई स्थिति आई थी तो यमन और दक्षिण सूडान की बात है, जो 2017 18 16 17 18 के बीच के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ हुआ था। वुड डिस्पैच की बात हो रही है यहाँ पे, वुड डिस्पैच की बात हो रही है तो क्या कह रहा है कि ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी, इसके माध्यम से सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। हाँ की गई थी, वेरी इजी ना। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, इसीलिए तो वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, ये भी सही है। और फिर क्या कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की गई, नहीं, ये वाला मामला इसको एक्सट्रीम बनाता है, सभी स्तरों पर नहीं की गई थी, ऑल की भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये मामला यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो रही थी यहाँ पे। तो 3 नंबर आपका गलत होगा, जैसे आप तीनों को गलत करोगे 1 नंबर आपका सही हो जाए। अब आपका होमवर्क क्या है कि वुड डिस्पैच आया कब था, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है, संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम और उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा डेलीगेशन की परिधि के बेहतर उच्च प्रयोग हो रहा है। देखो सरकारी आश्वासन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये नियम, यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो सबसे पहले कि ऐसी कोई कमेटी है जो विनिमय नियम उपनियम उपविधि इन सब की बात कर रही है, ठीक है। तो सरकारी आश्वासन समिति ये तो गलत हो जाएगा, मामला नहीं फंसेगा। और कार्यालय कार्य सलाहकार बिजनेस एडवाइजरी, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियम उपनियम इस तरह के जो वर्ड होंगे तो मामला वहीं भी फंसेगा। अब देखो क्या कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और नियम समिति, तो या तो नियम समिति हो सकती है या विधान यानी कानून,
उससे संबंधित कोई हो सकती है। कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से संबंधित कोई मामला फंस सकता है। तो इन दोनों में मामला 50-50 वाली बात है। अगर आपको नहीं आ रहा था यहाँ पे, अगर आता है आपको इन केस, तो आप फिर किसी एक ऐसे एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ जाओ कि हाँ ये वाला मैं कर सकता हूँ, मैं मार देता हूँ, 50-50 होगा तो सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जो है, यहाँ पे इसका आंसर है। मैं जनरली ये करता हूँ कि यार नहीं मामला मुझे आ रहा है तो बड़े ऑप्शन के साथ आने की कोशिश करता हूँ। कब? इन केस में जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि 50-50 वाला मामला फंस गया, अब मुझे किसी एक के साथ जाना है। तो मोर जो ज्यादा करेक्ट लगे ना आपको कि रूल्स कमेटी, तो वो भी दुनिया भर के रूल बना देगी। बट यहाँ पर अगर इतना डिटेल में खोल करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई बात अंदर की है, तो फिर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए कि ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि शिक्षा का अधिकार आरटीई, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम के तहत किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर, योग्य होने पर किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है। अब ठीक है, अब इसको एक बार छोड़ दीजिए। अगर आप उन्हें आगे वाले देखते हैं कि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता शिक्षण के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं तीसरा और देख लेता हूँ कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक जो शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ठीक है, 90% से अधिक भाई। क्या बोलते हैं आपको, ये जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में इंडिया में केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि राज्य सरकारों के अधीन जितने भी टीचर हैं उनकी संख्या पूरे भारत के कुल टीचरों की संख्या का 90% है। नहीं भाई, इतने सारे केंद्रीय विद्यालय वो कहाँ चले जाएंगे। ये मामला अगर ऐसा होता कि 70% है या 65% है, तब तो मामला ठीक बैठता। एक्सट्रीम बना दिया 90% के साथ, तो जब जैसे ही इसको गलत करोगे तो आपका ये दोनों गलत हो जाएगा, जिसमें दो आपका ऑटोमेटिकली सही हो रहा है। ठीक है, 90% से अधिक राज्य के टीचर थोड़ी ना है यार। ये मामला ठीक है 60, 65, 70 पे चला जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के जो नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है, ये इनमें भी बहुत सारे टीचर है ना, तो मामला फिर 90 से तो नीचे ही रहेगा राज्य सरकार के दिन टीचर्स का। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 नंबर हमने क्योंकि सही कर लिया। 1 नंबर क्या कह रहा है, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट ए पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड बाय डाउन द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इस ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे, और फिर आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं है भाई। आरटीआई एक्ट सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है बच्चों को शिक्षा देनी है आपको। ठीक है, ऐसे कोई वो बात ही नहीं करता है ये एक्ट। ठीक है, इस तरह से क्या होगा आपका, केवल दो जो है वो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अभ्यर्थी के रूप में तो ठीक है, ये बात चलेगी कि आप एक अभ्यर्थी, आपको टीचर बनने के लिए ऐसा चाहिए। बट अब शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की जब बात हो रही है, न्यूनतम योग्यता का होना की ऐसी कुछ बात की नहीं गई है। बात सिर्फ इतनी की गई है कि जो अध्यापक अर्हता परीक्षण है, लाइक जो सी टेट होता है या फिर स्टेट में जो जैसे राजस्थान में रीट होता है, तो वो एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो केवल दो इसमें से हो जाएगा, और न्यूनतम अर्हता की योग्यता की बात तो पहले ही आ चुकी है। आरटीई एक्ट तो बाद में आया है। आरटीई एक्ट जो है बाद में आया है। न्यूनतम योग्यता की बात तो पहले ही आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आप लोगों को पहले से ही, इस तरह के क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि सारे जो स्टेटमेंट है वो तो सही नहीं होंगे। ठीक है, सारे स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं होंगे। और फिर यूपीएससी का एग्जामिनर क्या करता है, ऊपर नीचे वाले मामले क्या है फंसाता है कि या तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, यानी कि दो और तीन में क्या करता है कि इंटरचेंज करने की कोशिश करता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि यूपीएससी के इस एग्जामिनर ने क्या किया है। तो थांगटा, इसके साथ में क्या था, कलियारी पट्टू, एक मलखम खम्भ, और एक गतका। ये क्या है कि मार्शल आर्ट के टाइप हैं। ठीक है, थांगटा, कलियारीपट्टू, मलखंब और इस तरह से मार्शल आर्ट के टाइप हैं। ठीक है, तो थांगटा जो है उसका संबंध सिक्किम से नहीं है, मणिपुर से था ये। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि थांगटा जो है इसके सामने मणिपुर लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया ऊपर वाले से मैच करना। ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वहां पर इन्होंने मणिपुर लिख दिया। इसलिए क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो मामला है फिर जो आपका, अरे यार ये गलत नहीं होगा भाई, ये वाला जो है गलत होगा, सिक्किम का नहीं है। कलियारीपट्टू केरल का है, मलखम जो है आपका ये मध्य प्रदेश से है, एमपी का है, और गतका जो है आपका पंजाब से है।
पंजाब से, कल्यारीपट्टू केरला का हो गया, गतका जो है वो आपका कहाँ का है, मणिपुर। इन्हें शायद राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया गया था, तो इस हिसाब से चर्चा में अभी पहले चर्चा में थे, आज से 1 साल पहले 23 के अंतर्गत, ठीक है, 21 यहाँ 21 में चर्चा में थे। तो इस तरह से 3 नंबर होगा नहीं, तो 3 नंबर यहाँ पे गलत हो गया, 1 नंबर वैसे सही हो गया। और जो खोंगजाम परबा गाथा गीत जो है वो पूरी तरह से सही है, ये आपका मणिपुर में ही है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपके साथ क्या है कि खेलने की कोशिश करेगा, वो आपके साथ प्ले करेगा कि वर्ड को आगे पीछे कर दो, ठीक है, उन्होंने वही यही किया। और इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। या तो याद रखोगे, अब फ्यूचर के एग्जाम के लिए क्या याद रखोगे कि जो चपचार कूट त्योहार जो है वो मिजोरम से संबंधित है, और वो जो खोंगजाम परबा गाथा गीत जो है वो मणिपुर से संबंधित है, जबकि थांगटा जो नृत्य है वो भी मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, 25 ही क्वेश्चन करेंगे इसके आज यार। 2-3 वीडियो मैंने और बनाई है, तो थोड़ा सा भी बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो देखते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम हेतु क्या 1954 को प्रतिस्थापित किया। तो जनरली क्या होता है कि यूपीएससी के एग्जामिनर क्या करता है कि कोई भी एक्ट है उसके आगे अगर कोई डेट लिखी गई है ना, उस डेट को वो कभी भी गलत नहीं करेगा। आप ये मान हमेशा याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे एक्ट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना कि जितने भी एक्ट हैं उनके आगे अगर कोई डेट लिखी हुई है वो पूरी तरह से हमेशा आपको सही मिलेगी, तो आप आंख बंद करके भी इसको सही कर सकते हो। फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो FSSAI जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो इसके द्वारा होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि पहला स्टेटमेंट जैसे क्या एक्ट की तरह देगा, फिर दूसरा आपको मिनिस्ट्री देगा, और मिनिस्ट्री जनरली रॉन्ग होती ही होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो पैटर्न कह रहा है जिसको आप इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अब आपका क्या है, काम आपका ये है कि FSSAI है जो, उसे कौन मतलब ऑपरेट करता है, ठीक है, उसका मतलब महानिदेशक का प्रभारी उसका मतलब कौन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। अब आगे आ जाओ। कभी कभी समाचारों में रहने वाला टू स्टेट स्टेट सॉल्यूशन जो है वेरी फेमस, इजराइल तो मतलब एकदम यूपीएससी ऐसा ओरगेजम आ जाता है यूपीएससी को ऐसा सुन करके कि हाँ भाई इजराइल पे क्वेश्चन बनाओ। फिर देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने के लिए पात्रता रखते हैं जो बीपीएल से नीचे हैं, ठीक है। तो भाई इसमें सोशल इकोनॉमिक वाले कहाँ चले गए जाएं, सोशल इकोनॉमी जो कास्ट सेंसस जो हुआ था वो वाले लोग कहाँ चले जाएंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो लोग भी तो इसमें शामिल होंगे ना। तो केवल वैसे भी केवल के ये अपने आप में इसको स्टेटमेंट को गलत बना ही रहा है, बट जो सोशल इकोनॉमिकल जो कास्ट सेंसस हुई थी वो वाले लोग कहाँ चले जाएंगे, वो भी तो नहीं होंगे ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो कि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला, या उसकी 18 उम्र की या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी, ठीक है। तो ये अच्छा था, ये अच्छा वो शुरू किया गया था कि महिलाओं को इसमें प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो महिलाएं परिवार की मुखिया होगी, ये वाला मामला यहाँ पे था, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। और फिर मैंने कहा था क्या वीएन सेक्शन जो होता है, महिलाएं, बच्चे बूढ़े, LGBTQ, बुजुर्ग, SC ST, ठीक है, OBC, और इसके अलावा श्रमिक मजदूर, ठीक है, ये सारे वीएन सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि 2 और 3 तो आपका सही हो जाएगा, एक हमने पहले ही गलत कर दिया तो यहाँ पे केवल आपका एक सही हो जाएगा। और फिर 1600 किलो कैलोरी की बात हो रही है, 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 किलो कैलोरी वाला राशन घर पे ले जाने के अधिकार है कौन, गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली माताएं जो है गर्भावस्था के दौरान 6 महीने, और गर्भावस्था के दौरान 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 किलो कैलोरी जो राशन घर पे ले जा सकती है, जो इसको फिर एंटाइटल्ड वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो एंटाइटल्ड वर्ड जनरली यूपीएससी इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखती है, लाइक बहुत एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करती है, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है आपका, केवल दो आपका वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर समयावधि दे रहा है पर्टिकुलर 6 महीना पहले, 6 महीने बाद, है ना। पहले का तो कुछ टाइम नहीं दिखा ना, लाइक होता है ना कि गर्भवती महिलाएं की लाइक इसी समय से आप इसी समय तक आप इस चीज का यूज कर सकती हो ना, उस हिसाब से। और भारत में माल के, चलो कर लेते हैं 27 क्वेश्चन तक। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एंड संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किसके दायित्व के अनुपालन के लिए लागू किया गया था। तो ठीक है, तो WTO, ये इस तरह का जब भी मामला आता है कि माल भुगतान, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन जब भी बात आएगी, तो अंकटाड वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता, IMF लोन देने का काम करता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर की बात करेगा। तो माल वाल की बात आएगी तो व्यापार की वहां पे बात हो रही है, और इस तरह से आपका स्टेटमेंट जो है वो WTO इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा रुकोगे पेशेंस के साथ, लंबी सांस लेकर के क्वेश्चन को करोगे, आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि 27वें क्वेश्चन में भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। भाई हर राज्य में खनिज मंत्री होता है यार, उसे क्यों अधिकार नहीं है भाई। डू नोट, कह रहा है कि डू नोट राइट,
क्यों अधिकार नहीं है उनको, है ना? डू नॉट हैव टू पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइल्स, क्यों अधिकार नहीं है भाई? होता ही है। बाकी कितने सारे, लाइक आप जिस भी राज्य में रहते हो, आपके यहाँ पे इतने सारे खनिज उगते ही हैं यार, उनके नीलामी का अधिकार नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। इसके बाद में देखिए कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, यहाँ पे भी डू नॉट की बात कर रहा है। और डू नॉट वर्ड नेगेटिवली की तरह यूज करता है यूपीएससी बहुत बार। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। किसी एक जगह पे कहीं भी अगर थोड़ा सा सोना मिलता हो तो, और आंध्र प्रदेश में तो मिलता है सोना, झारखंड में तो थोड़ा बहुत मिलता ही नहीं। तो इस तरह से दो नंबर भी गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि राजस्थान में लोहा एसिड की खदानें हैं। कितना जनरल स्टेटमेंट है कि राजस्थान में लोहा एसिड की खदानें, इन्होंने तो लिख के छोड़ दिया। राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह अगर थोड़ा सा भी लोहा मिलता है, अगर निकला हुआ मिला, तो वैसे बात स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगा। तो 3 नंबर आपका वैसे सही है, तो आप 3 को वैसे सही करोगे, तो 1 और 2 वैसे गलत हो जाएगा। 1 और 3 में से आपको देखना था, एक आपको वैसे गलत कर दिया। नीलामी का अधिकार क्यों नहीं है? नीलामी का अधिकार तो है। इस तरह से आपका यहाँ पे केवल 3 सही हो जाएगा। अपन ने 27 क्वेश्चन कर लिए 2018 वाला पेपर के। आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ, वीडियो कुछ और भी बनाई है तो उस चक्कर में। बाकी हम कंटिन्यू कर लेंगे इसके बाद में, ठीक है? आप रिवीजन करते रहिए, 1.5x पे इस वीडियो को देखें और कंटिन्यू आप अपना काम करते रहें। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100 से ज्यादा नंबर आएंगे जीएस में इस बार आपकी यूपीएससी में। सीसेट साथ में करते रहे। अंडरस्टैंड यूपीएससी करके एक जो चैनल है, उस पर सीसेट की बहुत सारी प्ले लिस्ट डाली गई है, आप वहां से देखिए और कर लीजिए। आपका सिलेक्शन सीसेट होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे मेंस लिखे होगी इस बार आप, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।